एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइज, आज हमारी ये क्लास 19 है, यूनिट सेकंड की। तो आपके सिलेबस में ना एक टॉपिक दिया हुआ है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि योजना और एक संगठन क्या होता है जब हम टीचिंग लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो हमको कुछ प्लानिंग करनी होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में है। ये आपको अलग से एक टॉपिक मिलेगा एंड ये जो टॉपिक है थोड़ा सा नया टॉपिक भी है। अच्छा, एक मेरी चीज़ आप लोग बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं कल सुबह 8 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है, जिसके अंदर आपके रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं यूनिट सेकंड के मैक्सिमम टॉपिक्स को मैं कवर करूंगी। तो वीडियोस थोड़ा सा आपका लंबा हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि बस अब 2 वीडियोस के अंदर ना, यानी कि 2 PDF के अंदर मैं आपकी पूरी यूनिट सेकंड कवर कर दूं। उसके बाद आपकी यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बचेगी, तो वो जो कि ज़्यादा लंबी नहीं है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी सी हैं, तो वो जल्दी से कवर हो जाएगी। यूनिट सेकंड ही ज़्यादा लंबी थी, तो उसके बाद वो थोड़ा हम जल्दी से कवर करेंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला है कि या तो जनवरी के एंड तक या फिर 5 फ़रवरी तक मैं आपका सारा सिलेबस कवर कर दूंगी। ठीक है, जितना मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा निभाऊंगी। बाकी आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस के साथ। जो भी आप टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, उसकी कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, मार्केट से ले लो, क्वेश्चंस जो भी आपको मिल जाए अच्छे से किसी भी पब्लिशर की आप ले लीजिए। आपको ऑनलाइन मिल रहा है टेस्ट, आप ऑनलाइन कर लीजिए, जैसा मिले वहां से बस आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी कोशिश है कि भैया बस 2 PDF के अंदर यूनिट सेकंड कंप्लीट, यानी कि कोशिश है कल तक, वरना फिर परसों मॉर्निंग तक आपकी कवर हो जाएगी। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं PDF में मैक्सिमम सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये वाला वीडियो देख लो एक बार, उसके बाद कल आपकी वीडियो आ जाएगी सुबह 8 बजे, उसको देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ये मैंने जो लिया है, देखो ये सारा का सारा मैंने जो आपके BEd वाले जो नोट्स है ना, वहां से मैंने इस टॉपिक को लिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं टीचिंग लर्निंग में, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जिसको हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, वो स्टेप होता है कि गुड प्लानिंग करना, मतलब एक अच्छी योजना बनाना। सबसे पहला स्टेप ये हम क्यों बनाते हैं, हम गुड प्लानिंग क्यों करते हैं? टूवर्ड्स इसलिए करते हैं इफेक्टिव क्लासरूम के लिए, ताकि जो हमारी कक्षा है वो कैसी हो सके, इफेक्टिव हो सके, प्रभावी हो सके। ठीक है, चलिए अब गुड प्लानिंग के अंदर आपका एक आता है डेट इज। देखो, मैंने इसीलिए ना मैं फ्लो चार्ट्स ऐसे बनाती हूँ ताकि आप उसको बेसिकली वो आपके ना एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं चीज़ों को। आप गुड प्लानिंग किस चीज़ में करेंगे भाई? गुड प्लानिंग होनी चाहिए कि आपकी जो क्लासेस होनी चाहिए वो वेल प्लान्ड होनी चाहिए, है ना, एक अच्छी खासी आपकी क्लास रहे, है ना, एक सुनियोजित आपकी कक्षा रहनी चाहिए। अब वेल प्लान क्लास का क्या एक फीचर होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है? तो वो ये होती है कि अगर क्लास आपकी वेल प्लान्ड है, अच्छे से आपने क्लास को प्लान करा है, तो वो जो स्ट्रेस होता है ना टीचर पर, उसको रिड्यूस कर देती है। ठीक है, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, और किस चीज़ को? जो भी स्ट्रेस है टीचर पर, जो भी भार है, ठीक है, जो भी आपका शिक्षार्थी है उस पर जो भी भार है उसको बेसिकली ये कम कर देती है। ठीक है, सॉरी, शिक्षार्थी नहीं, शिक्षक पर, है ना, क्योंकि हम टीचर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस को कम करेगी। और दूसरा, जितने भी डिस्ट्रप्शंस होते हैं, जो भी अवरोध होते हैं बीच बीच में, उनको भी मिनिमाइज मतलब कम कर देती है। मिनिमाइज मतलब होता है कम करना। किसको कम करना? जितने भी डिस्ट्रप्शंस होते हैं। कैसे डिस्ट्रप्शंस होते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी क्लास बिल्कुल भी वेल प्लान्ड नहीं है, आपने एक अच्छे से प्लानिंग नहीं करी कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, किस तरीके से बच्चों को कंट्रोल करना है, तो क्या होगा? या फिर आप क्लास में बहुत ज़्यादा बोरियत तरीके से पढ़ा रहे हो, आपको खुद कुछ नहीं ठीक से आ रहा है, तो वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे ना, एक ठीक से वो लोग बेसिकली एक कहते हैं ना कि एक कंट्रोल मैनर में वो लोग क्लास के अंदर नहीं बैठेंगे, वो बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे। और मान लीजिए वहीं पे दूसरी साइड अगर बच्चे को पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है और बच्चा बड़ा इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ रहा है ना, बहुत इंटरेस्ट के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा? बच्चा शांत तरीके से पूरे के पूरे लेक्चर को सुनेगा, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा एक्टिव हो जाएगा, है ना, एक एक्टिव लर्नर की तरह पूरी क्लास को सुनेगा। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। दैट्स व्हाई अगर वो पूरा की पूरी क्लास को अच्छे से इंटरेस्ट के साथ सुनता है, एक अगर आपने प्लानिंग क्लास को बहुत एक वेल प्लान मैनर में करा है, तो वहां पे डिस्ट्रप्शंस नहीं होंगे, बच्चे कोई भी शैतानी नहीं करेंगे, बीच में शोर शराबा और दूसरे एक बच्चे को लाइक कहते हैं ना कि डिस्टर्ब करना, ये सब काम वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज, इसीलिए वेल प्लान का क्लास होना बहुत मस्ट होता है। अब क्या होता है, उस वेल प्लान क्लास में टीचर नो का मतलब है टीचर को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि व्हाट नीड टू अकम्प्लिश। ठीक है, मतलब कि बच्चों की क्या जरूरतें हैं और उनको किस तरीके से आपको कवर कराना है, उसको कंप्लीट कराना है, उसको समाप्त कराना है। दूसरा है हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। अब उसको आप करोगे कैसे? जो जरूरतें हैं पहले उनको देखो, फिर ये देखो किस तरीके से उनको कंप्लीट कराना है, फिर आप ये देखो कि जो भी चीज आप कराएंगे उसको आप कैसे करा रहे हो। तो इससे क्या होगा,
जब आप दोनों फैक्टर्स को मिला देते हो, देखो इसलिए ना मैंने यहाँ पे बीच में प्लस का साइन बनाया है, क्यों, जब हम दोनों फैक्टर्स को मिला देंगे इज इक्वल्स टू वो बनेगा एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बच्चों को एक अच्छे अवसर मिलेंगे और टू अचीव सक्सेस, ठीक है। और साथ में टीचर्स को भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। अगर वो अच्छे से, कहने का मतलब है अगर टीचर अच्छे से प्लानिंग करेगा तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। किस चीज़ के लिए, कि जो भी सक्सेस है उसको बेसिकली अचीव करने के लिए, है ना। सक्सेस इन द सेंस कि जो भी आप प्लानिंग करके आए हो बच्चों के लिए, जो भी आपने एक अपना पूरा प्लान बनाया है, जो भी आपने एक अपना इंस्ट्रक्शनल प्लान बनाया है, वो आप उसको कवर करा लोगे बिना किसी इंटरप्शन के, ठीक है। बात आती समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, क्योंकि आपके अभी स्टार्टिंग में आपने दो चीज पढ़ी थी, एक प्लानिंग और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है, देखो केयरफुल एंड थॉटफुल प्लानिंग होनी चाहिए। कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, सावधान और विचारशील योजना आपको यहाँ पे बनानी है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं, एक बार इसको देखेंगे। देखो सबसे पहले आता है हमारा एक इंस्ट्रक्शनल टाइम मैक्सिमाइज्ड। अगर हम जो टाइम है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी कि इंस्ट्रक्शंस वाले टाइम को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो यहाँ पे आपकी किसका पार्ट हो जाता है, ये एक केयरफुल एंड थॉटफुल प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है। आपको जो भी प्लानिंग करनी है वो थोड़ी सोच समझ के केयरफुल तरीके से आपको करना है, सावधान होकर और विचार करके चीज़ों को, है ना, कि आपको क्या कैसे पढ़ाना है, कितना आपको सिलेबस कवर कराना है सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शनल टाइम मैक्सिमाइज आप कर देंगे। दूसरा, स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा सा एड्रेस करो, थोड़ा सा देखो कि मतलब सपोज करो कि अगर आप 5th-6th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ाओ, है ना। अगर आप 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो फिर उनका जो आप प्लानिंग कर रहे हो सिलेबस में, हर चीज़ में, वो थोड़ा उनके वाले बेसिकली लेवल की करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ा आप 5th क्लास के बच्चे को रहे हो और प्लानिंग आप 8th और 10th क्लास वाले बच्चों को जैसी करके पढ़ा रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है, इससे क्या होता है, अगर हम थॉटफुल और केयरफुल प्लानिंग करते हैं तो उससे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बनती है, डाइवर्स हो जाती है ना, डाइवर्जेंट, अलग अलग उसमें आपको मिलेंगी, विविध विशेषताएं हो जाती हैं इसकी। दूसरा, जो भी एक प्रायर नॉलेज होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। जो भी बच्चा पूर्व में उसको जो भी चीज़ें पता हैं, उसका जो पूर्व ज्ञान है वो थोड़ा सा सक्रिय हो जाता है। वो अपने पूर्व ज्ञान से भी अब जो आपका वो ज्ञान ले रहा है उस दोनों चीज़ों को जोड़ेगा और अपनी एक खुद की डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, है ना। इस चीज़ को समझेंगे। इसके बाद है, जो भी उसके दिमाग में मिसकंसेप्शंस हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, वो भी बेसिकली कन्फ्रंटेड होती हैं, मीन्स उनका वो सामना करता है। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके केयरफुल तरीके से पढ़ाते हो, कोई भी चीज़ है, अगर आपने प्लानिंग अच्छे से करी हुई है तो वहाँ पर बच्चा क्या करेगा ना, कि उसको मान लीजिए पहले से किसी चीज़ के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में कोई मिसकंसेप्शन बना हुआ है माइंड में, उसको नहीं समझ आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी उसकी यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हैं। इसी तरीके से लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट कंसीडर्ड, भाई बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, उसको कंसीडर करके ही आपको अपनी प्लानिंग करनी है। उसके बाद है, फोकस करना है किस पर, इंस्ट्रक्शंस पर, कि इंस्ट्रक्शन पे फोकस करो और किस तरीके से स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएँ, इस चीज़ पे भी आपको यहाँ पे फोकस करना है। और उसके बाद है क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज़, क्लासरूम के जितने भी मैनेजमेंट्स हैं, किस तरीके से आपको पूरी क्लास को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको बेसिकली देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और आई एम सो सॉरी, जितना भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको सुनाई देता है ना, ये थोड़ा सा एक्चुअली ट्रैफिक वाला, तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ये मेन जो हमारा घर जो बिल्कुल मेन रोड पर होता है ना, उसका थोड़ा यही वाला थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है कि शोर शराबा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो चलो ये वाली बात होगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, ये देखो पूरी कोशिश मैं करती हूँ कि भैया अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, है ना, ताकि बस आप लोग अपनी फिर चीज़ों को समझ कर बस अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसीलिए मेरा पेपर नहीं है KVS का, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए बस मेहनत कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोर्सेज वगैरह, तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, ठीक है, उन लोगों के लिए स्पेशली। बाकी जिन लोगों ने कोर्सेज लिए हैं उनकी कोई दिक्कत है ही नहीं, बट आप लोग प्लीज़ टेस्ट सीरीज क्वेश्चन ज़रूर लगाते रहो साथ के साथ, ठीक है। और मैंने आपको बोला है एक बुक और ले लो चाहो तो मार्केट से, ताकि थोड़ा होता है ना कि सिलेबस थोड़ा सा आप कर लो और कवर तेजी के साथ, तो सही रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्कैफोल्डेड मोर इफेक्टिवली। अच्छा, जो भी आप निर्देश देते हो बच्चों को, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग किसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, डैट इज कॉल्ड जो भी सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों को, अगर उनको जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है उसको आप बेसिकली दोगे, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू दोगे, जैसे भी दोगे। असेसमेंट्स करो, यानी कि जो मूल्यांकन है ये बेसिकली लर्निंग गोल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, कॉन्टेंट, जो भी विषय आप पढ़ा रहे हो उसको ऐसा करो, उसको इस तरीके से आपको अलाइन करना है कि ताकि बच्चा
बच्चा मैक्सिमाइज तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सके, मतलब उसको समझ सके, ठीक है। करिकुलर प्लानिंग, अच्छा इसके अंदर क्या होता है, देखो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो प्लानिंग होती है ये एकेडमिक ईयर से, मतलब पूरा एक जो एकेडमिक ईयर है उससे पहले इसको हम कर लेंगे, पूरी एक हम प्लानिंग करके रखते हैं, पूरी एक साल की हम प्लानिंग करके रखते हैं, जिसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है डेट इज क्या, करिकुलम, ठीक है, जो आपका पाठ्यचर्या होता है ना वो इसके अंदर इंक्लूड है। अब क्या होता है, यहाँ पे हम सिलेक्शन देखते हैं टेक्स्ट बुक का एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब हमें जो पाठ्य पुस्तक हैं उनको हमें ठीक से सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो। पहले तो ये देखो कि भैया कौन सी बुक आपको चलानी है, उस पूरे करिकुलर प्लानिंग जब हम करते हैं ना तो हम पूरी एक साल की लेके करते हैं। जैसे जब आप 3rd से 4th में जाओगे तो हमने 3rd क्लास की प्लानिंग करी की, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 3rd क्लास के बच्चे को कौन कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ानी है। ऐसा भी नहीं कि जो उसके बहुत ज़्यादा हाईली लेवल की हो ऐसी बुक मत लगाओ, कई बार ऐसा होता है किसी स्कूल में इतना ज़्यादा टफ सिलेबस बच्चों के लिए लगा देते हैं कि बच्चा कुछ ही नहीं कर पाता, मतलब बेचारा बच्चा बड़ा तरस आता है, इतना टफ सिलेबस लगा देते हैं किसी में, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चे का स्टैंडर्ड देखो कि बच्चे का स्टैंडर्ड है कितना, या बच्चा चीज़ों को कितना समझ पा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन करना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स, ये सब चीज़ें आपको देखने की, कब आपको एग्जाम्स लेने हैं, कैसे आपको एग्जाम्स लेने हैं, सेशनल लेने हैं, एकेडमिक लेने हैं, हाँ, तो ये सब आपको बेसिकली देखना है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ थोड़ा सा टाइम टेबल वगैरह भी आप लोग देखोगे, प्रिपरेशन करोगे, टाइम टेबल किस तरीके से मैनेज होना चाहिए क्लास का, ये सब तरीके से हम लोग प्लानिंग करते हैं। इसके बाद है मॉनिटरिंग ऑफ ईच क्लास बाय टीचर्स। अब हर एक क्लास, जितनी भी क्लास होंगी सबको एक ना एक उनको क्या हुआ, कोई ना कोई टीचर उनको मॉनिटर करेगा। ऐसे क्लास में होता है ना कि जैसे इस क्लास के ये हैं भाई क्लास टीचर, इनके ये हैं, तो हर क्लास का एक क्लास टीचर होता है जो उसको मॉनिटर करता है पूरी क्लास को। इसी तरीके से अलॉटमेंट ऑफ स्टाफ जो होगा, जो भी स्टाफ है वहाँ के, जो भी कर्मचारी इन द सेंस जो भी टीचर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उन सब का अलॉटमेंट करना हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्लासेस में। अब ऐसा तो है नहीं, जब आप बच्चे थे, बच्चे क्या अभी भी कॉलेजेस में भी यही होता है ना, कि मैथ्स ये वाले टीचर पढ़ाएंगे, साइंस ये वाले पढ़ाएंगे, मतलब जिस टीचर को जिस सब्जेक्ट में उनको क्या है बेसिकली मास्टरी है, या फिर जिस सब्जेक्ट में जो टीचर एक्सपर्ट है वही उस चीज़ को बेसिकली पढ़ाएगा, उस सब्जेक्ट को। तो इस तरीके से हम लोग को अलॉटमेंट करना होता है कि स्टाफ बन जाता है पूरा, कि ठीक है ये हिंदी के टीचर हैं, ये इंग्लिश के, ये हर क्लास को ये हिंदी पढ़ाएंगे, ये इस यहाँ से यहाँ तक की क्लास को मैथ्स पढ़ाएंगे, ऐसे करके डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड करना। उसके बाद आता है ये देखो, ये अब 3 तरीके से प्लानिंग है। एक है एनुअल प्लानिंग जो हम पूरी साल की करते हैं, एक होती है यूनिट वाइज करते हैं, फिर उसको भी लेसन वाइज करते हैं, और ये तीनों प्लानिंग मिलकर आ जाती है आपकी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के अंदर। और इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग आपके सिलेबस में एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है, उसको जब मैं आगे वाली नोट्स PDF कराऊंगी तो उसमें मैं उसको इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में तभी पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब ये ना कुछ वेरिएबल्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्लानिंग को, यानी कुछ ऐसे नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस का क्या कौन कौन सी चीज़ें करेंगी। तो देखो सबसे पहले देखो, आपको समझाने के उद्देश्य से मैं यहीं पे ना थोड़े से एग्जाम्पल्स भी लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप, वैसे तो मैं समझा ही रही हूँ आप लोगों को, और जो मैं समझाती चला करूँ उन वर्ड्स को भी आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया करो, ठीक है, ताकि कोई भी किसी प्रकार का आप लोग जब आप एंड में रिविजन करें तो आप भूले ना, या फिर आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो शिक्षक है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और दूसरा उनका मानसिकता कैसी है, ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड माइंडसेट में, कि भाई टीचर्स का एक एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस चीज के अंदर टीचर को स्पेशलाइजेशन है, या वो किस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, वो हिंदी पढ़ा सकते हैं, वो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, या फिर वो क्या करके आए हैं। सपोज मैं हूँ, ठीक है, और अगर मैंने MSc फिजिक्स करा है तो मैं चाहूँ तो आगे मैं फिजिक्स की टीचर भी बन सकती हूँ, है ना, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो किससे रहा है, साइंस बैकग्राउंड है मेरा, फिजिक्स से रहा है। सो इसी तरीके से बेसिकली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। दूसरा है बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट, कि भैया जो स्टूडेंट को लेके आपकी खुद की क्या बिलीव्स हैं, या स्टूडेंट्स के आपको लेके क्या बिलीफ है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद है कि आप जनरल इंटरेस्ट, मतलब टीचर का यहाँ पे इंटरेस्ट देखा जाता है कि वो किस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है, किस तरीके से है, या फिर मास्टरी उनको किस सब्जेक्ट में है ना, टीचिंग उनकी जो स्ट्रैटेजी रहेंगी टीचिंग करने की वो क्या रहेंगी, किस तरीके से वो अपनी टीचिंग को करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर उनके माइंडसेट में आ जाते हैं। दूसरा होता है, एक मिनट, यस, कहाँ गए हम लोग, उसके बाद आता है स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हर उसका कॉन्टेक्स्ट, मतलब अब कुछ
कुछ स्टूडेंट की भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके अंदर इंक्लूड है भाई स्टूडेंट्स का क्या है, इंटरेस्ट कैसा होगा, ठीक है। ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसके अंदर है, उनकी एबिलिटीज़, ठीक है, मतलब उनके अंदर कितनी क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना है, उनका किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इसी के अंदर आ जाता है, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस, उनकी ज़रूरतें, ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर उनके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उनके कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ में। इसी तरीके से आता है लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब हम सीखने के, लर्निंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सीखने के संदर्भ में। तो यहाँ पे किस तरीके से आती हैं, जैसे कि भाई सीखने के संदर्भ में कैसे कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनका नेचर कैसा है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, टीचर्स इवैल्यूएटेड इन स्कूल, ठीक है, रिलेशनशिप कैसा है टीचर्स का पेरेंट्स के साथ, या उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है। तो जो जो चीज़ों से बच्चा सीख सकता है वो सारी की सारी चीज़ें लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में आपकी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे समय को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा भाई, एक स्कूल अलॉटेड टाइम होता है, एक तो स्कूल का टाइम मैनेज करो कि पूरे स्कूल का टाइम क्या रहेगा, एक इंस्ट्रक्शनल टाइम आपको देखना है, एक आपको एंगेज टाइम देखना है, एक आपको एकेडमिक लर्निंग टाइम देखना है। तो टाइम मैनेजमेंट भी चार तरीके के टाइम है जो आपको बेसिकली देखने पड़ते हैं। इसके बाद आता है लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसके संसाधन क्या रहेंगे, यानी कि सीखने के लिए संसाधन, आप कैसे भाई सीखने के लिए क्या होगा, उनको इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना है, इस तरह की टेक्स्ट बुक को उनको बेसिकली फॉलो करना है जिसके अंदर उनको क्या मिल जाए, एक मिनट, जिसके अंदर उनको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चाहे वो ऊपर से वो चाहे तो किसी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं उनको जब सीखना है। अगर मान लीजिए टीचर ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया तो आप अलग अलग वेबसाइट से जाके सर्च करते हो, आप यूट्यूब चैनल से सर्च करते हो, है ना, आप अलग अलग बुक्स को देखते हो, है ना, तो जब जाके आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में मिल जाती है। उसी तरीके से एक टीचिंग, जो टीचर होता है वो भी इसमें हेल्प करता है ना, टीचिंग जो है उनकी, वहाँ से बच्चा सीखता है। तो इस तरह की चीज़ें जितनी भी आती हैं ये सब आपके वेरिएबल्स होते हैं जो कि प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारा एक टॉपिक था जो कि न्यू टॉपिक था आपके सिलेबस में, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। और आपको समझ आता है, आप देखो बहुत सारे बच्चे वॉच तो करते हैं बट लाइक बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करा करो, थोड़ी सी मेहनत होती है भाई, सच में मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ अगर आपको पसंद आया करे तो आप लोग चैनल को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यार दो अपना मेरे को, ठीक है। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अच्छे से पढ़ो, अपना नोट्स वगैरह बना लो, है ना। और बाकी कल 8 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि मैं उसके अंदर कोशिश करूंगी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर दूँ ताकि तेज़ी से, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस कराना है जनवरी तक, क्योंकि मेरा भी मई के अंदर एग्जाम है तो मैं थोड़ा उसमें बिजी होने वाली हूँ। सो डेट्स वाई मैं सोच रही हूँ आपका सारा सिलेबस करा के ही अच्छे से, बिजी तो हूँ ही बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए टाइम निकालना भी मेरा कर्तव्य है तो मैं पूरा कर रही हूँ। बाकी आप लोग बस इसके नोट्स वगैरह बना लो, बाकी मैं टेलीग्राम पे इस तरह के नोट्स सब सेंड कर ही देती हूँ, वहाँ से आप लोग भी देखते रहना, अपने नोट्स बनाते चलो एंड साथ के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करते चलना, ठीक है। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।